RKB स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल RKB कैंफी वीडियोस में। हेलो एल्केन चैप्टर के अभ्यास के प्रश्न हमारे समाप्ति की ओर हैं और आज हम आपके सामने जो लेकर आए हैं वो लेकर आए हैं क्वेश्चन नंबर 20 को। तो एक बार देख लेते हैं इस क्वेश्चन में आपका क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया हुआ है कि एल्किल क्लोराइड की या एल्किल हैलाइड भी आप यहाँ पर ले सकते हैं कि जलीय KOH से अभिक्रिया द्वारा एल्कोहल बनती है, लेकिन एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में एल्कीन मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। इसका क्या कारण है, इसको समझाइए। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि जब हम किसी एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया जलीय KOH के साथ करते हैं तो फिर हमें एल्कोहल प्राप्त हो जाती है। लेकिन अगर यही अभिक्रिया एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया अगर हम एल्कोहलिक KOH के साथ करते हैं तो फिर हमें एल्कीन प्राप्त होते हैं। ऐसा क्यों है, क्या कारण है इसका, तो इसकी व्याख्या करनी है, विस्तार पूर्वक हमें इसको बताना है। देखिए, जब जल की उपस्थिति में KOH टूटता है, क्योंकि एल्किल हैलाइड तो हमारा सेम है, एक बार जल एक्वस है और एक बार एल्कोहल की उपस्थिति में है। तो जब जल H2O की उपस्थिति में KOH टूटता है तो ये K पॉजिटिव OH नेगेटिव बनाएगा। यहाँ पर OH नेगेटिव है दोनों के दोनों, लेकिन एल्कोहल में ROH होता है और यहाँ पर OH नेगेटिव ही रहेगा K पॉजिटिव की तुलना में। अब जल में और एल्कोहल में अगर देखा जाए तो RO नेगेटिव और H पॉजिटिव का निर्माण होता है। एल्कोहल एल्कोक्साइड आयन का निर्माण करते हैं, जबकि यहाँ जल में OH नेगेटिव आयनों का निर्माण होता है। तो अगर आप अपनी कॉपी में इसको लिखेंगे तो इस प्रकार से लिखा जाएगा कि जल की उपस्थिति में KOH वियोजित होकर हाइड्रोक्साइड आयन देता है, जो कि एक वीक बेस होता है तुलना में किसकी, एल्कोक्साइड आयन की तुलना में। अब एल्कोक्साइड आयनों की तुलना में ये वीक बेस क्यों होता है, तो यहाँ पे देखिए RO नेगेटिव और HO नेगेटिव, ये एल्कोक्साइड आयन या हाइड्रोक्साइड आयन। यहाँ हाइड्रोजन की तुलना में जो R समूह होता है वो एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है, जिस कारण इस ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन घनत्व बहुत अधिक हो जाता है विद रेस्पेक्ट टू हाइड्रोक्साइड आयन। तो हाइड्रोक्साइड आयनों की तुलना में एल्कोक्साइड आयन एक परबल बेस होता है जो एल्किल हैलाइड के बीटा कार्बन, क्योंकि अगर हम CH3 CH2 CH2 Br को लेकर चलें तो सेटजेफ नियम के अनुसार इस एल्फा से तो हैलोजन निकलेगा और बीटा से आपका हाइड्रोजन निकलता है। व्याख्या के तौर पर आप ऐसा कर सकते हैं कि जब एल्किल हैलाइड जलीय KOH के साथ अभिक्रिया करता है तो दुर्बल बेस उपस्थित होने के कारण हाइड्रोक्साइड आयन केवल हैलोजन को प्रतिस्थापित कर पाता है, बीटा हाइड्रोजन को रिमूव नहीं कर पाता है, उसको निकाल नहीं पाता है। जबकि RO नेगेटिव एल्कोहल का एल्कोक्साइड आयनिक परबल बेस होने के कारण एल्किल हैलाइड में से बीटा हाइड्रोजन को भी प्रतिस्थापित कर देता है, बीटा हाइड्रोजन को भी इलिमिनेट कर देता है, विलोपित कर देता है, बल्कि प्रतिस्थापित की बजाय आप यहाँ पर विलोपित शब्द का प्रयोग करेंगे। तो इस कारण यह इसे प्रतिस्थापित या विलोपित कर देता है और एल्कीन का निर्माण हो जाता है। तो ये क्वेश्चन आपका इस प्रकार से व्याख्या कर सकते हैं। आप दोनों समीकरण यहाँ पर देख सकते हो। सपोज कीजिए आपको इसी के साथ लिखनी है हमें प्रोपिल ब्रोमाइड के साथ, तो जब हम एक्वस KOH के साथ अभिक्रिया करेंगे तो एक्वस KOH के साथ ये दे देगा CH3 CH2 CH2OH, और अगर हम एल्कोहलिक KOH के साथ लिखते हैं एल्कोहलिक KOH तो ये बना देगा आपका CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। आप इन दोनों इक्वेशन को भी इसके साथ लिखकर प्रदर्शित कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये कारण समझ में आ गया और कारण केवल आपके दो की ही इसमें लेकर चलना है, हाइड्रोक्साइड आयन के और एल्कोक्साइड आयन के। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 21 को देख लेते हैं, उसमें क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 21 में दिया है कि प्राथमिक एल्किल हैलाइड यानी C4H9Br, जिसे वो कैसे प्रदर्शित किया गया है, एल्कोहलिक KOH में अभिक्रिया द्वारा यौगिक क्षय बना देता है।
यौगिक क्षय HBr के साथ अभिक्रिया से यौगिक ग को निर्मित करता है, जो कि यौगिक क का समावयवी है। जब यौगिक क की अभिक्रिया सोडियम धातु से होती है तो यौगिक घ यानी C8H18 बनता है, जो कि ब्यूटिल ब्रोमाइड की सोडियम से अभिक्रिया द्वारा बने उत्पाद से भिन्न है। अब यौगिक क का संरचना सूत्र दीजिए तथा सभी अभिक्रियाओं की समीकरण भी दीजिए। यहाँ क्वेश्चन में तो क ख ग घ दिए हुए हैं, लेकिन मैंने जब सॉल्यूशन किया है तो उसमें ABCD के नाम से हम इन क्वेश्चंस को लेकर चलेंगे, इन पार्ट को लेकर चलेंगे। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया जाएगा। 21वें क्वेश्चन में आपको एक अणुसूत्र दे दिया C4H9Br, ये अणुसूत्र दे दिया है और फिर इसके बारे में व्याख्या की है कि जब इस सूत्र को हम अल्कोहलिक KH के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो हमें एक यौगिक प्राप्त होता है ABCD के नाम से। ये क्वेश्चन आपको दिया गया है। तो अब हम सबसे पहले इसके संभव समावयवी बनाकर देख लेते हैं वे क्या क्या हो सकते हैं। एक हो सकता है CH3 CH2 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 Br, यह होता है नॉर्मल ब्यूटिल क्लोराइड ब्रोमाइड, नॉर्मल ब्यूटिल ब्रोमाइड। मैं केवल इसी का नाम लिख रहा हूं, बाकी के नाम नहीं लिखूंगा, उसके नाम IUPAC पद्धति में आप लोग लिख लेना। दूसरा हो सकता है CH3 CH2 CH CH3 और Br, एक ये हो सकता है। उसके पश्चात एक हो सकता है CH3 CH CH3 CH2 Br और एक और हो सकता है CH3 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 और Br। ये चार कंपाउंड, ये चार संभव कंपाउंड आपके हो सकते हैं इस सूत्र से बनने वाले 1 2 3 और 4 संभव समावयवी हमारे हो सकते हैं। अब इसने कहा है कि जब इस सूत्र वाले यौगिक की अभिक्रिया यानी हम इस C4H9Br की अभिक्रिया अगर अल्कोहलिक KOH से कराते हैं तो हमें एक यौगिक प्राप्त होता है A, उसकी अभिक्रिया फिर हमने HBr से करा दी तो फिर हमें यौगिक प्राप्त होता है B। ये B और ये वाला कंपाउंड दोनों, चलिए इसको A मान लीजिए, ये मान लीजिए हमारा B और ये हो गया हमारा C। तो A और C दोनों समावयवी हैं, यानी दोनों का सूत्र फिर यही आ जाता है, यानी ये चारों समावयवी हैं, इनमें से कोई से भी दो हो सकते हैं। फिर इसके पश्चात कहा है कि यदि हम इस C की अभिक्रिया सोडियम के साथ कराते हैं तो हमें एक कंपाउंड प्राप्त होता है जो कि नॉर्मल ब्यूटिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया अगर हम Na के साथ कराते हैं तो उससे अलग होता है। तो सबसे पहले नॉर्मल ब्यूटिल ब्रोमाइड तो वो है ही नहीं, इससे तो ये पता चल गया। यहाँ पर जो आपका AC कंपाउंड है वो नॉर्मल ब्यूटिल ब्रोमाइड है ही नहीं, क्योंकि अगर हम इसकी अभिक्रिया CH3 CH2 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 Br की अभिक्रिया सोडियम के साथ कराते हैं वुंड्स अभिक्रिया के द्वारा तो यहाँ पे हमें CH3 और CH2 6 यानी नॉर्मल ऑक्टेन प्राप्त होता है। नॉर्मल ऑक्टेन जिसका फॉर्मूला आप C8H18 ले सकते हैं, ये कंपाउंड हमें प्राप्त होता है। अब यहाँ पर हमें देखना है कि वो जो A कंपाउंड है वो इन तीनों में से कोई सा भी हम लेकर चल सकते हैं, इनमें से वो कोई भी हो सकता है। तो अब सपोज कीजिए हम वो कंपाउंड लेकर चल रहे हैं सेकंड वाला, यानी ये हमारा हो गया CH3 CH2 CHBr और CH3। इसकी अभिक्रिया जब हम अल्कोहलिक KOH के साथ कराते हैं तो हमारा उत्पाद बन जाता है CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH बल्कि CH डबल बॉन्ड CH और CH3। इससे तो हमारा कंपाउंड बन जाता है ये। जब इसकी अभिक्रिया हम HBr के साथ कराते हैं तो इसकी अभिक्रिया HBr के साथ कराने पर दोबारा से हमें यही यौगिक प्राप्त हो जाता है, क्योंकि H इस पर जाएगा, Br इस पर जाएगा, तो फिर Br दूसरे पर है, यहाँ भी दूसरे पर है, तो दोनों बार एक ही यौगिक प्राप्त होता है हमें। तो इसलिए हमारा ना तो फर्स्ट है ना ही सेकंड कंपाउंड है। अब हमारा बचा थर्ड और फोर्थ, तो पहले थर्ड को देख लेते हैं। थर्ड को अगर हमने देखा तो ये हो गया आपका CH3 CH CH3 CH2 Br। इसकी अभिक्रिया हमने अल्कोहलिक KOH के साथ कराई तो इसमें से हमारा कंपाउंड बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड C H तो यहाँ से निकल ही जाएगा तो C डबल बॉन्ड आपका आ जाएगा CH2 और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड CH3।
अब अगर हम इस पर HBr की अभिक्रिया कराते हैं तो HBr का योग कराने पर हमारा नेगेटिव पार्ट उस कार्बन के पास जाएगा जिस पर लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है, यानी यहाँ से हमें ये चौथा कंपाउंड जो है वो प्राप्त हो जाएगा। तो तीसरा और चौथा दोनों एक दूसरे के समावयवी हैं। अगर हम यहाँ पर लेकर चलते हैं वो चौथा कंपाउंड, तो उस पर जब इसी अभिक्रिया को कराया जाएगा तो एल्कोहलिक KOH की अभिक्रिया कराने पर सेम यही यौगिक बनेगा, और फिर HBr की अभिक्रिया कराने पर हम एंटी मार्कोनिकॉफ के नियम के अनुसार ये यौगिक बना सकते हैं। तो सीधा सा बात है, वहां पर हमें एंटी मार्कोनिकॉफ नियम बनाना पड़ेगा, तब जाके अगर मार्कोनिकॉफ लेकर चलेंगे फिर से वही यौगिक बन जाएगा। थोड़ा सा इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो हमारा जो थर्ड कंपाउंड आया वो हमारा सबसे पहला कंपाउंड ये तो हो गया, क्योंकि इसके ऊपर हमने एल्कोहलिक KOH की अभिक्रिया कराई है। और अब अगर इसके साथ हम सोडियम की अभिक्रिया करा दें तो Na की अभिक्रिया कराने पर हमारा कंपाउंड हो जाएगा CH3 CH CH3 CH2, फिर CH2, फिर CH, फिर CH3 और फिर CH3। फॉर्मूला इसका भी C8H18 ही है, फॉर्मूला इसका भी यही है, लेकिन अब नॉर्मल ऑक्टेन नहीं बनेगा। अब ये हमारा 2 और 5 क्या बन गया, हेक्सेन बन गया, 2 और 5 मेथाइल हेक्सेन। इस प्रकार से कंपाउंड हमारा तैयार हो जाता है। तो अब हमारा जो A था ये, B हो गया हमारा ये, और C हो गया हमारा ये अंतिम कंपाउंड। तो सभी यौगिकों की इस प्रकार से पहचान की जा सकती है। अब आप इनके IUPAC नाम लिखकर भी देख सकती हैं सभी। चलिए अब हमारा एक लास्ट क्वेश्चन और रह गया, क्वेश्चन नंबर 22 को, उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा है कि क्या होता है जब, और इसमें आपको 6 पार्ट दिए हैं, जिसमें सबसे पहला है नॉर्मल ब्यूटिल क्लोराइड को एल्कोहलिक KOH के साथ अभिकृत किया जाता है। सेकंड, शुष्क ईथर की उपस्थिति में ब्रोमोबेंजीन की अभिक्रिया मैग्नीशियम से होती है। थर्ड, क्लोरोबेंजीन का जल अपघटन किया जाता है। फोर्थ, एथिल क्लोराइड की अभिक्रिया जलीय KOH से होती है। फिफ्थ, शुष्क ईथर की उपस्थिति में मेथिल क्लोराइड की अभिक्रिया सोडियम से होती है। और सिक्स्थ में कहा है कि मेथिल क्लोराइड की अभिक्रिया KCN से होती है। तो आइए देखते हैं एक एक करके इन क्वेश्चंस को कि इन्हें किस प्रकार से हल किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 22 में आपको कहा है क्या होता है जब, इसके आधार पर आपको ये 6 समीकरणें दी हैं, जिनमें से 3 अब हम यहाँ पर ले चुके हैं, और उसके पश्चात हम इन 3 को, बाकी 3 को भी लेकर चलेंगे। तो यहाँ पहला क्या है, नॉर्मल ब्यूटिल क्लोराइड जब एल्कोहलिक KOH के साथ अभिक्रिया करता है। वैसे तो अभी आपको पिछले क्वेश्चन में भी इसके बारे में बताया कि जब CH3 CH2 CH2 CH2Br जब एल्कोहलिक KOH के साथ अभिक्रिया करता है तो एल्कीन बन जाती है, और ये बन जाएगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस KBr अलग हो जाएगा, प्लस H2O निकल जाएगा, यानी हमें ब्यूटीन प्राप्त हो जाती है। आपको क्वेश्चन में यही लिखना है क्या होता है जब में, ये पहला पार्ट लिखेंगे कि जब नॉर्मल ब्यूटिल क्लोराइड एल्कोहलिक KOH के साथ अभिक्रिया करती है तो ब्यूटीन प्राप्त होती है, और इसके पश्चात फिर आप इस समीकरण को लिख देंगे। फिर आपका आता है ब्रोमोबेंजीन मैग्नीशियम के साथ अभिक्रिया करती है ड्राई ईथर, शुष्क ईथर की उपस्थिति में। तो ब्रोमोबेंजीन का सूत्र होता है C6H5MgBr C6H5Br, और ये जब Mg के साथ क्रिया करती है शुष्क ईथर की उपस्थिति में तो फिर ये निर्माण करती है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का C6H5MgBr का, फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का निर्माण कर देती है। अब इसके पश्चात तीसरी आती है कि जब क्लोरोबेंजीन का जल अपघटन किया जाता है, तो वैसे तो शुद्ध रूप में अगर केवल जल अपघटन की बात करें तो क्लोरोबेंजीन का जल अपघटन नहीं किया जा सकता, लेकिन अपक्षारीय रूप में अगर हम क्लोरोबेंजीन का जल अपघटन करते हैं Cl का इन प्रेजेंस ऑफ NaOH, तो फिर इसके पश्चात पहले तो बनेगा C6H5ONa यानी सोडियम फिनॉक्साइड बनता है, फिर उसका जल अपघटन करने पर हमें फिनोल प्राप्त हो जाता है, H2O यहाँ पर। तो अगर केवल जल अपघटन लिया है तो आप ये कह सकते हैं कि क्लोरोबेंजीन का जल अपघटन नहीं किया जा सकता, लेकिन अक्षारीय जल अपघटन अगर लिखा हुआ है तो फिर आप इस समीकरण को लिख देंगे। चलिए अगले 3 पार्ट्स को और ले लेते हैं। तो छठे पार्ट में आपको कहा है कि जब इथाइल क्लोराइड जलीय KOH के साथ अभिक्रिया करता है, इथाइल क्लोराइड होता है C2H5Cl, जब ये जलीय KOH के साथ अभिक्रिया करेगा तो एल्कोहल का निर्माण कर देता है, और ये बना देता है C2H5OH और प्लस KCl अलग निकल जाएगा, सीधे एल्कोहल बना देता है, एल्कोहलिक के साथ एल्कीन बनाता है।
दूसरा क्या है, मेथिल ब्रोमाइड सोडियम के साथ अभिक्रिया करता है शुष्क ईथर की उपस्थिति में। तो मेथिल ब्रोमाइड होता है CH3Br। जब ये सोडियम के साथ अभिक्रिया करता है तो हमारी वुड्स अभिक्रिया हो जाती है। ये जनरली शुष्क ईथर की उपस्थिति में होती है। अब यहाँ पर इसके दो अणु आपस में क्रिया करके एथेन का निर्माण कर देंगे, यानी CH3 का निर्माण कर देते हैं, प्लस NaBr अलग हो जाता है। अब बिल्कुल लास्ट पार्ट आपका क्या है, मेथिल क्लोराइड केसीएन के साथ क्रिया करता है, यानी CH3Cl जब केसीएन के साथ अभिक्रिया करेगा तो CH3Cn मेथिल साइनाइड का निर्माण हो जाता है या इथाइल नाइट्राइल का निर्माण हो जाता है, और प्लस KCl अलग निकल जाएगा। और ये अभिक्रिया जो होती है एक कार्बन इंक्रीज करने के लिए सबसे ज्यादा प्रयुक्त की जाती है। अब आप इन सभी क्वेश्चंस को अपनी एक्सरसाइज बुक में भी, नोटबुक में जरूर कर लेंगे। और यहाँ पर आज हमारा ये चैप्टर हेलो एल्केन अभ्यास के प्रश्नों के साथ समाप्त हो गया। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे द्वारा पढ़ाई गई थ्योरी, पाठ्यनीति प्रश्न और अभ्यास के प्रश्न आपको अच्छे प्रकार से समझ आ गए होंगे। और अब इसके पश्चात हमारा एल्कोहल, ईथर और फिनोल वाला चैप्टर है, अब आप उसकी तैयारी कीजिए। अब यदि इस चैप्टर संबंधित आपके कोई क्वेश्चन है तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए और हमारे इस पूरे चैप्टर के लिए आपका हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट्स करें और दोस्तों को भी शेयर करें।